So, Assalamu alaikum. Today, the topic of our class would be the industrial and manufacturing sectors of Pakistan. आज हम पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर या जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है उसका प्रोफाइल और उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके अंदर जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है उसके पीछे जो रीजंस हैं कॉजेज हैं और साथ में उसके लिए जो रिकमेंडेशंस हैं वो पढ़ेंगे. तो व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग? Manufacturing is simply the process of making goods or wares by manual labor or by machinery. जब आप कोई चीज़ बनाते हैं किसी मैनुअल लेबर से हाथ का काम करने वाला जो लेबर होता है उस वो बनाए या किसी मशीन से बने, स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल. लेकिन जब उसको बड़े स्केल पे बनाया जाए, मतलब एक दो नहीं बल्कि ज़्यादा हज़ारों या 100 की तादाद में, हज़ारों लाखों की तादाद में, then that is called manufacturing. For example, the manufacturing of television sets. ठीक हो गया? And what is manufacturing sector? Obviously, जिस सेक्टर में इकोनॉमी के जिस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है, the manufacturing sector refers to any business that transforms raw materials into finished or semi-finished goods using machines, tools or labor. तो कोई भी बिजनेस उनको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो ये सारे वो तमाम बिजनेस इस सेक्टर के अंदर मौजूद होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल्स को या सेमी फिनिश्ड गुड्स में, जो कि मतलब अभी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, सेमी फिनिश्ड होती हैं, फिनिश्ड गुड्स नहीं होती, या फिर फिनिश्ड गुड्स में यूजिंग मशीन्स एंड टूल्स एंड लेबर. तो इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है. मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन फिर क्या है? अगर हम पाकिस्तान की देखें तो turning production in Pakistan is expected to be 7.4% by the end of this quarter, according to Trading Economics Global Macro Models and Analyst Expectations. जो जितने भी ये इकोनॉमिक ग्लोबल मैक्रो मॉडल एनालिस्ट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है वो जो है इट इंक्रीजेस बाय 7.4%. ये अभी ये की बात हो रही है, ठीक है. और साथ में लुकिंग फॉरवर्ड वी एस्टिमेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इन पाकिस्तान टू स्टैंड एट 7.50 इन 12 months टाइम. और 12 महीने के अंदर अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये 7.4 से 7.5% हो जाएगी. इन द लॉन्ग टर्म पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इज प्रोजेक्टेड टू ट्रेंड अराउंड 8% इन 2020. और 2020 में मतलब यानी कि आज इस साल में 8% के अराउंड तक भी जा सकती है, क्योंकि ये जो आपकी वो है प्रेजेंटेशन ये 2019 पे बनाएंगे, ये तो ये 2019 के फिगर्स है, चाहे वो 7.4 हो या 7.50 हो, ठीक है. और ये जो 2020 का इन्होंने एक गेस्ट लगाया था, ठीक है, जो कि अभी जो हमारे हालात हैं पेंडेमिक की वजह से, उसकी वजह से इस पर बहुत असर पड़ा है. कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, अब हम देखेंगे कि इस सेक्टर का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है. तो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडिविजुअल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ द जीडीपी. तो ये जीडीपी में 20% तक जो है हिस्सेदार है. फिर इन 2017 इट रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ 5.2% as compared to the growth of 5.8 later this year. This sector comprised of large, medium and small scale. इसके अंदर ये सारे मौजूद थे. Manufacturing is the most vibrant subsector of industrial sector, having 64.4% of contribution in the industrial sector in GDP, and it accounts for almost 13.45% in GDP. जी, तो हम कहाँ थे? अच्छा, हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल, हाँ. तो कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी हम देख रहे थे. तो कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी में? ये जो है अकेले जो है इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंडिविजुअल सेक्टर. सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब फर्स्ट नहीं है. सर्विसेज इससे पहले आती हैं, ठीक है. तो ये सेकंड लार्जेस्ट है सेक्टर है इकोनॉमी का, जो कि अकाउंट करता है, जो कि शामिल करता है या मुश्तमिल है 20.88% ऑफ जीडीपी के ऊपर. तो इतनी जीडीपी जो है 20% ऑफ जीडीपी हमारी, ऑलमोस्ट 21% ऑफ जीडीपी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती है. इन 2017 इट रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ 5.02% as compared to the growth of 5.8% last year.
तो 2016 में अगर 5.8 थी तो 2017 में जो है 5.2% थी, मतलब इसमें ग्रोथ रेट में थोड़ी कमी आई थी। दिस सेक्टर कंप्राइज ऑफ लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल। ठीक है, इसमें फिर आपके पास तीन सब टाइप्स हैं, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, एक मीडियम स्केल इंडस्ट्री है और फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट वाइब्रेंट सब सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, हैविंग 64.4% कंट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इन जीडीपी इट अकाउंट्स फॉर 13. तो फिर जो मैन्युफैक्चरिंग है अगर वो देखा जाए तो वो जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक बहुत वाइब्रेंट आपके पास कंट्रीब्यूटर है, जो कि 64% आपकी 20% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडस्ट्री, उसके अंदर 64% जो है मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 13.45% ऑफ जीडीपी। तो फिर जो है मैन्युफैक्चरिंग अलोन अकाउंट्स फॉर 13.45% टू द जीडीपी, मतलब टोटल जो है 20 है, लेकिन उस 20 में से भी जो 13 है वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है। मैन्युफैक्चरिंग का जो फिर जो सब सेक्टर है आपको पता है इंडस्ट्री का, ठीक है, इंडस्ट्री का, तो उसके अंदर क्या है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स। फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी 3 कंपोनेंट्स हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसको एलएसएम बोलते हैं, विद शेयर ऑफ 51.26% इन इंडस्ट्री सेक्टर। इसका 51% जो है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री से आता है। फिर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग शेयर इज 8%, फिर यहाँ 8% हो गया। एंड वाइल द स्लॉटरिंग कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 4.34%। जो स्लॉटरिंग है, स्लॉटरिंग ये होती है कि जो माल मवेशियों को जो ज़िबा किया जाता है, फिर उसका खाल और गोश्त वगैरह ये सारा, ठीक है, तो ये फिर 4% कंट्रीब्यूट करती है इन द 64% ऑफ द कंट्रीब्यूशन दैट दिस मैन्युफैक्चरिंग मेक्स इन द टोटल ऑफ 20% मैन्युफैक्चरिंग बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर 2010 से लेकर 2011 के अगर आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन देखें तो दैट वाज 4.4% टू द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, व्हाइल द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूटेड 7.4% या 5%। ठीक हो गया, ये तो आपका प्रोफाइल था। अभी तक आपका क्या प्रोफाइल है इसका? अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द टोटल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन वाज ओनली 1.8% टू जीडीपी। उस टाइम जब हमारी मुल्क आज़ाद हुआ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है आपका सिर्फ 1.8% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करा था। The small scale industry, however, contributed 4.6 to the GDP पे जो आपकी small scale थी वो 4.6 करी थी। Pakistan at the time of partition in 1947 had a negligible industrial base. आपके पास कोई industrial base ही नहीं थी। जब आप यहाँ आपका पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गए एक दूसरे से, डिविजन हो गई आपकी यूनाइटेड इंडिया में, तो हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल बेस नहीं थी, मतलब हमारे पास कोई खास इंडस्ट्रीज ही नहीं थी। इट गॉट ओनली 34 इंडस्ट्रीज आउट ऑफ टोटल ऑफ 955 इंडस्ट्रीज। जो टोटल यूनाइटेड इंडिया था उसमें 955 इंडस्ट्रीज थी, उसमें से सिर्फ 34 हमारे हिस्से में आई थी, while remaining were held by India. Such a small number of industries were not enough for a newly born country to face the industrialized world. लेकिन आपको पता है कि दुनिया उस वक्त इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी थी, इंडस्ट्रीज काम कर रही थी बड़ी बड़ी, तो ये बहुत थोड़ा नंबर था एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज और द कंट्रीज ऑफ first world countries. With the passage of time, Pakistan utilized its all available resources, domestic as well as external, for rapid development of manufacturing sector. और पाकिस्तान ने बहुत ध्यान दिया, इसके ऊपर बहुत काम किया, अपने रिसोर्सेज को और जो बाहर से रिसोर्सेज मंगवानी पड़ी ताकि आपकी इंडस्ट्री डेवलप हो सके, मैन्युफैक्चरिंग। अब हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन पाकिस्तान। So manufacturing performance in terms of growth productivity is examined in the following periods of time. ये 4 periods हैं. Growth of manufacturing sector from 1947 to 50, and then the growth manufacturing sector in 1950s, and then in 1960s, and then in 1970s. ठीक है? So growth of manufacturing sector from 1947 to 1950. In 1947, out of 955 industries units operating in the British India, Pakistan got only 34 industries. Pakistan को सिर्फ 955 में से सिर्फ 34 industries मिली, which was 4% of the total industries established in the subcontinent. उस टाइम जो subcontinent था, इंडिया और पाकिस्तान जो इकट्ठा था, जिसको ब्रिटिश इंडिया भी कहा जाता है, उसमें अगर 955 थी टोटल, तो उससे पाकिस्तान को 34 मिली, जो कि 4% थी ऑफ द टोटल इंडस्ट्रीज in the subcontinent. The rest were located in India. The industries which came to the share of Pakistan were of a comparatively small size and were based on raw materials. और जो फिर हमारे पास जो 34 इंडस्ट्रीज आई भी थी, उनका भी साइज भी छोटा था और साथ में वो रॉ मटेरियल पे बेस करती थी।
These industries included small sugar mills, ठीक है, शुगर मिल्स हो गई, कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज थी, फिर फ्लो मिल्स थी, फिर आपके पास राइस हस्किंग मिल्स थी, ठीक है, एंड कैनिंग फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ये ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि स्मॉल स्केल थी, और यहाँ पे मतलब उसमें कोई मशीन्स नहीं बन रही थी, बल्कि इसमें बहुत जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, मतलब शुगर को ले लें, कॉटन को ले लें, या फ्लोर को देख लें, राइस को देख लें, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी की सारी, या कैनिंग इंडस्ट्रीज होगी, जो कैनिंग होती है ना, मतलब पेप्सी वगैरह की, और ये सारी चीजें जो कैन्स बनते हैं, ये सारी बहुत स्मॉल स्केल भी हैं, और साथ में क्या है, स्मॉल स्केल नहीं है, सॉरी, ये रॉ मटेरियल बेस्ड हैं। ये चीजें आपकी किसी और चीज में डलने के बाद इस्तेमाल होती है, मतलब चीनी आप डायरेक्ट नहीं खाते वगैरह वगैरह। तो साइज भी छोटा था, और साथ में रॉ मटेरियल वाली थी। इन 1947 इट वाज सजेस्टेड in the Industrial Conference of Pakistan to establish industries which use locally produced raw materials like jute, cotton, hide and skins. ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में 1947 में, जिसमें ये तजवीज़ पेश की गई कि आप ऐसी इंडस्ट्रीज बनाएं जो कि जो लोकली प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल्स है, जिसमें जूट है, कॉटन है, हाइड है, और उसके साथ स्किन्स हैं, ये इस्तेमाल होता है, और इसको इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें बनाई जाए, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑल्सो सेट अप एन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन इन 1948। फिर ये दो इंस्टीट्यूशंस भी बने यहाँ, जिसको आप ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना एक, और दूसरा इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन बना इन 1948 टू हेल्प डेवलप द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। In the period from 1947 to 1950, the private entrepreneurs invested in those industries which showed the highest profit. आपको पता है कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा ग्रोथ नज़र आती है। पब्लिक की तरह तो नहीं होती। पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो ये होती है कि जिस सेक्टर में कम ग्रोथ होती है, जिस सेक्टर को ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ इन्वेस्टमेंट की जाती है। प्राइवेट जो है ऐसा नहीं होता। प्राइवेट अपने नफ़े के मुताबिक जिस सेक्टर में या जिस इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा होता है, वहाँ पैसा लगाते हैं। फिर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज 6.9 to the GDP in 1950, ठीक है। फ्रॉम 1.8 टू इट बिकेम 6.9% 1950 में। फिर 1950 मतलब 51-52 से लेके 60 तक का जो टाइम था, उसमें क्या था, 1952 द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड established Pakistan Industrial Development Corporation PIDC बनाई, ठीक है, to invest in those industries which require heavy initial investment। अब देखिए, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, ऐसी इंडस्ट्री जिस तरह की बड़ी बड़ी आपकी कंप्यूटर की इंडस्ट्री हो गई, या कोई व्हीकल्स की इंडस्ट्री हो गई, या आपकी ट्रैक्टर्स की इंडस्ट्री हो गई, या कोई मशीनरी की इंडस्ट्री हो गई, तो इस तरह की इंडस्ट्री को हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है इनिशियल, ठीक है, जिसको संक कॉस्ट कहते हैं, जो आपकी फर्स्ट कॉस्ट होती है। तो आपको पता है कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो तो इतना नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो गवर्नमेंट ने फिर ये इनिशिएटिव लिया कि ये PIDC बनाया, और ताकि वो इन्वेस्ट कर सके ऐसी इंडस्ट्रीज में जिसको हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। फिर PIDC मेजर इन्वेस्टमेंट वाज इन पेपर बोर्ड, सीमेंट, फर्टिलाइजर, जूट मिल्स एंड सुई कराची गैस पाइपलाइन। तो देखिए, ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, तो गवर्नमेंट ने इस पर इन्वेस्ट किया। The PIDC by June 1971 had completed 59 industrial units and created a base for self-sustained growth in an industrial sector. सेल्फ सस्टेन का मतलब जो खुद चले और खुद को सस्टेन कर सके, सही है ना। तो 1971 तक जो है वो तकरीबन 59 इंडस्ट्रीज बना चुका था ये, और अच्छी इंडस्ट्रियल बेस सेट कर दी थी सेल्फ सस्टेन ग्रोथ के लिए ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान। A large number of new industries were established. The production capacity of the already existing units like fertilizers, jute, paper was considerably expanded. और जो ऐसी इंडस्ट्री जैसे फर्टिलाइजर्स है, या पेपर्स था, या पेपर है, या जूट है, जूट होती है वो जिससे टाट टाइप वो जो बनता है, ठीक है, वो उसको जूट कहते हैं। तो ऐसी जो इंडस्ट्री ऑलरेडी थी, उनकी यूनिट्स ऑलरेडी थी, उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज किया, ठीक है। द रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यूटीज और द इंट्रोडक्शन ऑफ, एक तो रिड्यूस की एक्सपोर्ट ड्यूटीज, मतलब आप बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने सामान को, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट बोनस, और साथ में जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे उनको एक्सपोर्ट बोनस एक दिया जाता था, एक्सपोर्ट बोनस स्कीम के थ्रू, जो कि 1958 में बनी थी। इट इंक्रीज एक्सपोर्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो इन दोनों इंसेंटिव्स की वजह से लोगों ने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा दिया, मतलब अपना जो माल बनता था यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उसको बाहर बेचना शुरू कर दिया, ठीक है।
उससे आपको पता है ज़र मुबादला आता है बाहर का, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन आपके पास क्या बोलते हैं उसको, फॉरेन करेंसी आपके पास आती है, ठीक है, एक्सपोर्ट की वजह से। तो द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी रोज फ्रॉम 9.7 इन 1954 टू 1955 टू 11%, ऑलमोस्ट 12% इन 1959 टू 60s, ठीक है। तो 1950s के एंड तक हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो ऑलमोस्ट 12% हो गई थी, ठीक। अच्छा, ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन 1960s, फिर 1960 से ऑनवर्ड्स 1960 टू 1970 क्या हुआ? 1960s there was a shift in the establishment of consumer goods industries to heavy industries such as machine tools, petrochemical, electrical complex, iron and steel, ठीक है। तो जो आपकी कंज्यूमर गुड्स होती हैं जिसमें आपके पास आटा, चीनी, दाल, कॉटन वगैरह जो आप कंज्यूमर कंज्यूम करते डायरेक्टली, उसमें शिफ्ट आया था, उससे आप शिफ्ट कर गए थे हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ। और हैवी इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है? मशीन टूल्स हो गए, पेट्रो केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रिकल चीजें या पेट्रो केमिकल, पेट्रोल वगैरह और केमिकल के साथ रिलेटेड मशीन टूल्स, कोई ऐसी चीजें जो टूल्स बनाती हैं, और आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज की तरफ आपकी शिफ्ट आ गई, ठीक है। The industrial performance in terms of growth, exports and productivity increased during the second 5-year plan period. जो आपका second 5-year plan period था, उसमें जो है आपका 1960 से लेकर 1965 तक, इसमें जो है आपकी ना सिर्फ ग्रोथ बढ़ी थी, आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी थी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई थी, ठीक है। द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू जीएनपी वेंट अप टू 11.8% फ्रॉम 1960 to 1965। तो जो आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है जीएनपी, उसमें आपकी जो इंडस्ट्रियल शेयर है वो 11.8% तक जंप कर चुका था, ठीक है। फिर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुड अचीव ग्रोथ रेट ऑफ 7.8% अगेंस्ट द प्लान टारगेट ऑफ 10%। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो 1960-1965 का जो सेकेंड 5-year प्लान था, उसमें जो हमने टारगेट किया था 10% को, उसके बजाय हम 7.8% तक जा सके थे। और अब हम देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन 1970s। फिर 1970s में क्या हुआ? 1971 टू 1980 तक, ठीक है। The industrial performance in terms of growth, exports, production was disappointing from 1970 to 1977, 1971 to 1977। इन 6-7 सालों में इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, डिसअपॉइंटिंग थी। देयर वर वेरियस रीजंस फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसके पीछे बहुत सारी वजूहत थी। वन विंग ऑफ द कंट्री जो ईस्ट पाकिस्तान आपको पता है was forcibly separated, वो सेपरेट हो गया था, एंड द कंट्री हैड टू फाइट a war with इंडिया इन 1970, 1970 में जंग भी हुई थी और ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था, ठीक है। द सस्पेंशन ऑफ फॉरेन एड, और इसमें क्या हुआ था कि आपकी जितनी भी फॉरेन एड आ रही थी उसकी सस्पेंशन हो गई थी, मतलब बंद हो गई थी। लॉस ऑफ इंडिजिनस मार्केट, आपकी बहुत ज्यादा जो जूट की इंडस्ट्री थी वो मौजूद थी ईस्ट इंडिया में, ठीक है, बंगाल में मौजूद थी, ठीक है। और फिशरी हो गई, या चावल हो गया, और फिशरीज हो गई, और साथ में जो जूट की इंडस्ट्री वो ज्यादा पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में थी, वो आपसे लूज हो गई, वो आपसे चली गई। फॉरेन एक्सपोर्ट्स, आपकी एक्सपोर्ट्स में फॉल हो गया, ऑब्वियसली आपकी इंडस्ट्री आपसे चली गई, तो वो आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे? और फिर अनफेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट था, ज्यादा लोग इन्वेस्ट भी नहीं करते। जब आपकी मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो तो फिर कोई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते। फिर बीच में फ्लड्स भी आ गए, रिसेशन इन द वर्ल्ड आ गया था, ट्रेड इन एंड रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स कॉज्ड। और फिर एक तो रिसेशन आ गया था दुनिया में, डिमांड कम हो गई थी, आगे डिमांड कम हो गई थी, और रिडक्शन इन द इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स कॉज्ड अ फॉल। ये सारे जो है आपके इन्वेस्टमेंट की इंसेंटिव्स है, मतलब ऐसी चीजें जो आपकी इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करती हैं, आपके इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव्स देते हैं कि आप आके इन्वेस्टमेंट करें। तो जब आपके इंसेंटिव्स ही रिड्यूस हो जाएं, जब आपके फायदे ही या फवाइद ही रिड्यूस हो जाए इन्वेस्टमेंट के, तो फिर कोई इन्वेस्ट भी नहीं करता। तो दैट कॉज्ड अ फॉल इन द आउटपुट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, की वजह से आपका इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा जो आपकी ग्रोथ रेट थी वो बहुत कम हो गई। सो द एनुअल ग्रोथ ऑफ अच्छा, so the annual growth rate fell to 2.8% in the manufacturing sector in this period। आपका जो है ग्रोथ रेट कहाँ 10, 11, 12 को पहुंचा था, फिर इट ड्रॉप्ड डाउन टू 2.8%। और ये वजूहत आपको पता है, ठीक है। फिर फ्रॉम जुलाई 1977 to 1980, ये 3 साल का कुछ अर्सा, द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ लार्ज नंबर ऑफ मेजर्स
और मेजर्स टू रिवाइज द इकोनॉमी। तो फिर गवर्नमेंट ने कुछ कोशिशें की 3 सालों में। कॉटन जिनिंग, राइस हस्किंग एंड फ्लोर मिलिंग, ये जो 3 है ना, कॉटन को निकालना, राइस को उसके उसके हस्क को अलग करना, उसके ऊपर छिलका होता है उसको अलग करना, फ्लोर मिलिंग जो है और उसको आटे का पीसना, वो डीनेशनलाइज, इनको डीनेशनलाइज कर दिया गया। डीनेशनलाइजेशन से क्या हो गया कि ये प्राइवेट ओनर्स के पास चली गई, और फिर जो चीज़ प्राइवेटाइज हो जाती है तो आपको पता है उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, उसके अंदर बहुत सारी वजूहत होती हैं, करप्शन भी होती है उसके अंदर, लेजीनेस भी होती है, इनएफिशिएंसी भी होती है, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट जो ओनर्स होते हैं, वो बहुत ख्याल से, ध्यान से अपनी इंडस्ट्री उन्होंने चलानी होती है, उनको प्रॉफिट बनाना होता है, तो बहुत स्ट्रिक्टली उसको लेके चलते हैं और एफिशिएंसी उसमें बहुत हाई होती है। द प्राइवेट सेक्टर वाज इनकरेज्ड टू इन्वेस्ट इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो जब वो, आपको पता है कि जब वो डीनेशनलाइज हो गए तो फिर प्राइवेट सेक्टर को फायदा हुआ या इनकरेज हो गए कि वो भी इन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। अब ये अकॉर्डिंग टू ईयर्स और जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट, ठीक है, जीडीपी की बात नहीं हो रही, ग्रोथ रेट की बात हो रही है। आप देखिए 2003 से 2011 तक है शेयर इसका जीडीपी में, तो 5.8 था, फिर उसके बाद 13.1% हो गया, फिर 9.9% हो गया 2005 में। 2007 में आपको पता है कि वो आया था 2008 और 2007 में जो है आपके पास इकोनॉमिक क्राइसिस थी, तो 2006 में 4.1% था, फिर 2007 2008 में 8.8% हो गया, जंप मारी, फिर वापस जो है ड्रॉप डाउन टू 1.4%। एंड फिर आप देखिए 2010 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस थे या मार्केट बेस्ड फेलियर्स आ रहे थे, तो जिसको रिसेशन भी कहा जाता है, रिसेशन की, तो उसमें माइनस में चला गया, ठीक है, आपका ग्रोथ रेट ज्यादा होने के बजाय कम हो गया। और फिर 2010 के बाद 11 तक आपने वापस थोड़ा सा बेबी स्टेप्स के जरिए आपने फिर 4.9% अपने आप को पहुंचाया। The share of industrial sector was 5.8 in GDP growth rate in 2003 to 4. How it increased to 13.1% in the year 2004 and 5. रीजंस क्या हैं इसके, 5.8 से डायरेक्ट 13 पे कैसे पहुंचे? द मेन फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्टिंग वर एज फॉलोज। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी ऐसी थी कि जिसकी वजह से हुआ, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या रही होगी आपकी? मॉनेटरी पॉलिसी में आपका इंटरेस्ट रेट कम रहा होगा, ठीक है, और आपकी सेविंग कम हो गई होगी और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई होगी, ठीक है। फिर फाइनेंशियल डिसिप्लिन था, आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन का से क्या मुराद है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन से ये मुराद है कि आपकी गवर्नमेंट ने उसने जो एक्सपेंसेस किए थे वो अपने बजट के अंदर रह के किए थे, बल्कि डेफिसिट नहीं क्रिएट किया, ठीक है। कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी, साथ साथ जो डेवलपमेंट पॉलिसी चल रही थी उसमें कंसिस्टेंसी भी थी और कंटिन्यू भी रखा गया। ये नहीं किया गया कि एक गवर्नमेंट जब जाती है तो दूसरी गवर्नमेंट आके पुरानी वालों की जो जितनी भी वो है डेवलपमेंट पॉलिसीज उसको डिसकंटिन्यू कर देती है, तो फिर वो चीज़ उधर ही रह जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ था इस टाइम में, 2003-2004 में। फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, आपकी डोमेस्टिक डिमांड ने बहुत ग्रो किया था। जब आपकी डोमेस्टिक डिमांड ग्रो करती है तो आपकी इंडस्ट्री फ्लरिश करती है, क्योंकि आप वो डिमांड पूरी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। फिर कंटिन्यूसली इंप्रूविंग मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और फिर आपका मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी बेहतर हो रहा था, आपकी पोलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे ध्यान दिया जा रहा था, करप्शन पे ख्याल रखा जा रहा था, और फिर स्टेबल रेट था। स्टेबल रेट क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको एक रेट देता है, आपको पता है, इंटरेस्ट रेट देता है, जो कि आपकी फिर मनी मार्केट में, चाहे वो प्राइमरी मार्केट्स हों या सेकेंडरी मार्केट्स हों, तो उसके अंदर फिर उस रेट के मुताबिक फिर जो है ना इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस हो या बैंक टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस हो, अगर इंटरेस्ट रेट आपका स्टेबल होता है तो लोग आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेविंग भी अगर किसी को करनी है तो वो सेविंग भी कर सकता है, और एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कल को या परसों को क्या हालात होंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो अच्छी तरीके से बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं। The global expansion of markets due to liberalization of trade in 2005 to 2005 में ट्रेड लिबरलाइजेशन हो गई थी ज़्यादा कंट्रीज के साथ, लिबरल तरीके से, मतलब आज़ादी के साथ ट्रेड शुरू हो गई थी, और टैक्सेस कम हो गए थे, और जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं ना ट्रेड पे वो कम हो गए थे, जिसकी वजह से ग्लोबल एक्सपेंशन हो गई थी, मार्केट की मार्केट्स बड़ी हो गई थी। जिस मार्केट तक पहले आपकी रसाई नहीं थी उस मार्केट तक भी आपकी रसाई हो गई थी, जिसकी वजह से आपका ये रीज़न था 2004 में जो आपका ग्रोथ रेट इतना जंप किया है, ठीक है। In 2005, the contribution of industry sector in GDP growth rate was 9.9%, which was declined to 4.1% in 2006. इसके क्या reasons थे? 9.9 होने के बाद 4.1 कैसे होगी?
And the decline in manufacturing sector is due to multiple reasons like the reduced production of cotton crops. आपकी cotton crops कम हो गई थी, sugar कम हो गई थी, shortage हो गया था, steel and iron problems and global oil prices. कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से आपका फिर 9.9 से 4.1% हो गया था. ठीक है, ये सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं. ये अगर इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो ये बहुत लंबी लंबी बातें हो जाएंगी, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी. From 2006 to 2007 there was an increase in the industrial sector contribution towards GDP growth rate. हमने पीछे देखा है कि क्यों हुआ है. ठीक है, अब उसकी वजूहात क्या थी, रीजंस क्या थे. Major reasons of the growth in 2007 was the production of sugar, which was estimated at 61.5 million metric ton MMT, an increase of 12% over previous year due to increase in area under cultivation. तो area under cultivation ज़्यादा कर दिया था, पहले जितने एरिया पे कल्टिवेट कर रहे थे या उगा रहे थे उससे ज़्यादा कर दिया. ठीक है, तो जब आपका एरिया ज्यादा हुआ तो आपकी ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो आपकी जो शुगर की प्रोडक्शन थी उसमें 12% इजाफा आया था. ठीक है, इसके अलावा 2007 में द इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रू बाय 14% एंड अकाउंटेड फॉर 27% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, आपका 14% आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर और बढ़ गया था और अब दैट वाज अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 27% ऑफ द जीडीपी बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी. अब परचेजिंग पावर पैरिटी की अगर बात की जाए तो परचेजिंग पावर पैरिटी का ये मतलब हरगिज नहीं है. परचेसिंग पावर पैरिटी का ये मतलब है कि आप 1 रुपए में या 100 रुपए में आप कितनी चीजें खरीद सकते हैं. परचेसिंग पावर पैरिटी आपकी तब बढ़ती है कि जब आप 100 रुपए में पहले थोड़ी चीजें खरीद सकते थे, लेकिन आप उसी आप 100 रुपए के नोट के साथ अब आप ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप पहले 5 किलो खरीद सकते थे, लेकिन अब आप 8 किलो खरीद सकते हैं. तो आपकी परचेसिंग पावर पैरिटी इंक्रीज हुई है. ठीक है, आपकी इनकम इंक्रीज नहीं हुई, आपकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हुई है. तो और जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है तो फिर आपको पता है सप्लाई ज्यादा होने के साथ उसकी प्राइस कम हो जाती है, और जब प्राइस कम हो जाती है तो फिर आप ज्यादा चीज को खरीद सकते हो उन्हीं पैसों में. इस तरह की परचेसिंग पावर पैरिटी बढ़ जाती है. अच्छा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इंक्रीज बाय 34% एंड 74% रिस्पेक्टिवली. आपकी जो ऑयल की एक्सप्लोरेशन है वो तो उसमें 34% का इंक्रीज आया था, और जो आपकी गैस की एक्सप्लोरेशन है उसमें 74% का इंक्रीज आया था इन 2007 कंपेयर्ड uh, with that of 2006. Textile exports in 1999 were $5.2 billion and rose to become 10.5 billion by 2007. 1999 से 2007 का अगर आप देखें तो 5.2 बिलियन से 10 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट इट डबल्ड इन अ टाइम ऑफ नो नॉट मोर देन 8 years. आपका जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो डबल हो गई. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ the total production. ठीक. In 2008 and 2009, there was a drastic decline in the industrial sector contribution towards the GDP growth. आपने देखा 2008-2009 में drastic decline आया है. उसकी वजह क्या है? अच्छा, in 2008-2009 there was a drastic decline in the industrial sector contributes towards the GDP growth. और वजूहात क्या थी? The industrial sector has recorded its weakest growth in a decade during fiscal year 2008-2009. The impact of severe energy shortage, इसमें जो वजूहात थी वो energy shortage था. आपको पता है 2008-2009 से बहुत ज़्यादा जो है आपकी इंडस्ट्री आपकी जो एनर्जी है उसमें शॉर्टेज आ गया. डिक्लाइन इन डोमेस्टिक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में 2008-2009 में इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा effect हुआ था. The economic development has been slowed down because of the large price increase of some commodities such as oil and food and global financial crisis. मैं आपको पहले भी बताया कि ग्लोबली पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में. ठीक है, इसके अलावा ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे इसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और फिर फूड और कुछ ऐसी कमोडिटीज जिसकी प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी जिनका डायरेक्ट लिंक होता है ऑयल के साथ. ठीक है, नेशनल पॉलिसीज इश्यूज दैट इफेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, और कुछ ऐसी नेशनल पॉलिटिकल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग को की ग्रोथ में बहुत अच्छा, फिर 2010 and 11 में the domestic industrial sector recovered from the longest ever decline seen in the previous year to record a decent growth of 4.9.
अच्छा, तो 2010 और 11 में फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो थी वो आपकी वापस रिकवर हुई और उसकी बहुत सी वजूहात थी। अब उसकी क्या-क्या वजूहात थी देख रहे थे। द रिकवरी टाइम, द रिकवरी केम मेनली ड्यू टू सपोर्टिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए जब कोई हालात ख़राब होते हैं या आपके बहुत ज़्यादा इस तरह के रिसेशन आ जाता है या ऑयल क्राइसिस आ जाता है या फूड क्राइसिस आ जाता है, तो फिर आपकी जो मुल्क की हुकूमत है वो उसके लिए कुछ इस तरह के पॉलिसीज़ बनाती है ताकि उससे निकल सके। तो ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई गई जिससे आपकी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बढ़ सके। ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड का मतलब यही है कि या टैक्सेस कम कर दिए होंगे ताकि लोगों के पास ज़्यादा जो है ना इनकम हो, ताकि वो उसको स्पेंड कर सकें। relatively लोअर इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, प्राइसेस कम कर दी, इम्प्रूव्ड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, और साथ में ग्लोबल जो आपकी पूरी दुनिया के साथ दूसरे ममालिक के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उसको आपने बेहतर कर दिया, रिलेटिवली बेटर क्रेडिट अवेलेबिलिटी, और क्रेडिट ज़्यादा अवेलेबल कर दिया। आपके बैंक्स ने ज़्यादा आसानी से क्रेडिट या लोन्स देने शुरू कर दिए ताकि जो इंडस्ट्री बैठ गई है अपने घुटनों पे वो वापस खड़ी हो जाए। So the growth in 2010-11 was in the fourth highest growth rate in the decade, but was still below the 10-year average of 5.7%. ये तो अच्छी थी, 4.9% was a good high growth rate, लेकिन आपको पता है कि पिछले जो 10 ईयर की जो एवरेज अगर लिया जाए तो वो 5.7% थी, तो उससे तो फिर भी कम थी. The industrial growth during 2010-11 is mainly from a rebound in manufacturing and construction sector as government reversed some taxes imposed last year. अगर आप 2010 और 2011 को देखें तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक रिबाउंड हुआ है. रिबाउंड का मतलब है वापस आना, ठीक है ना. और किस में रिबाउंड हुआ है? रिबाउंड हुआ है आपकी कंस्ट्रक्शन सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. कैसे? जब गवर्नमेंट ने देखा कि हालात बहुत ख़राब हैं और इंडस्ट्रीज बहुत ख़राब हो रही हैं, तो उन्होंने कुछ टैक्सेस को जो इम्पोज किए हुए थे उनको कम कर दिया या वापस ले लिया, तो जिसकी वजह से उनके पास ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो गए. अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है पाकिस्तान की? तो पाकिस्तान रैंक्स 41st, मतलब 41वें नंबर पे इन द वर्ल्ड फैक्ट्री आउटपुट. जो आपकी पूरी दुनिया की जो फैक्ट्री आउटपुट है, मतलब कौन सा मुल्क कितनी फैक्ट्री आउटपुट देता है, उसमें आपका जो रैंक है पूरी दुनिया में वो 41वां है. पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकाउंट्स फॉर, ज़्यादा चाय बनाओ, वो हमीद और उसके अम्मी वो आ रहे हैं, 4 कप बनाओ. अच्छा, so the Pakistan ranks 41st in world in factory output. ठीक है, पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकाउंट्स फॉर अबाउट 25% ऑफ द जीडीपी. हमें पता है फॉलोइंग आर द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री. कौन कौन सी हैं? वी हैव टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारा कपड़ा बहुत मशहूर है, दुनिया भर में हमारी कॉटन जानी जाती है और पसंद की जाती है. स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, कोयटा में जो हमारी स्पोर्ट्स गुड्स बनती है जिसमें फुटबॉल्स हैं, हॉकी है, बैट्स वगैरह हैं, वो सारे जो है लकड़ी के, बॉल्स हैं क्रिकेट का, और जो है वो बहुत पसंद की जाती है. शुगर इंडस्ट्री है हमारे पास, सीमेंट इंडस्ट्री है, फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है. ठीक है. Other major industries would include automobiles, leather products, paper and board, pharmaceuticals, chemical engineering items, electronic, non-metallic minerals. ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, फूड बेवरेजेस एंड टोबैको, माइनिंग एंड क्वारिंग, सर्विसेज सेक्टर. सर्विसेज सेक्टर क्या होता है? जो लोग कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करें, जैसे डॉक्टर, टीचर, आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह. एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक में आपके पास सारे माल मवेशी आ जाते हैं. स्टील इंडस्ट्री, और उसके बाद फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस. ठीक है. अच्छा, कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन पाकिस्तान थे. जो हमारे पास इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस रही है पाकिस्तान की, जो जितना हमारा पोटेंशियल था उसको हम टैप नहीं कर सके, अनटैप पोटेंशियल रह गया है, या हमारी जो हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं, उसके पीछे क्या वजूहत है? तो बहुत सिंपल सी है, ये सारे पॉइंट्स हैं. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई. ठीक है, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपको पता है कि आपके मुल्क में वॉर एंड टेरर भी रहा है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई हैं गई हैं, गवर्नमेंट से अपना टाइम भी पूरा नहीं किया. आपके यहाँ जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स रही हैं. इन सब चीज़ों को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर लेकर आते हैं. जब मुल्क में पॉलिटिकल हालात ही सही नहीं होते तो फिर वहाँ पे कोई ना इन्वेस्टमेंट करता है, ना ही वहाँ कोई कारोबार हो सकता है. ओके, एक सेकेंड. अच्छा, तो कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में हमने पहला पढ़ लिया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, फिर उसके साथ लैक ऑफ कैपिटल. देखें, किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और इसमें जो है हम काफ़ी पीछे हैं. इसके एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं,
जो हमारे मुल्क की पॉपुलेशन है सारी की सारी ऑलमोस्ट वो उनकी जो कंजम्पशन पैटर्न है वो कंजम्पशन उनका जो कंजम्पशन पैटर्न है उसमें सेविंग कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है। अगर उनकी तनख्वाह 100 रुपये है तो वो 80% उस पर जो है कंज्यूम कर देते हैं और जो बाकी 20% भी बचता है, बल्कि 90% जो है वो कंज्यूम कर देते हैं और 10-20% वो थोड़ा बहुत सेव कर लेते हैं। उस सेव को भी वो इन्वेस्ट नहीं करते, वो उसको स्टेगनेंट रखते हैं, मनी को वो इकट्ठे एक जगह पे रखते हैं, चाहे वो लैंड लेकर रख लें, चाहे वो गोल्ड लेकर रख लें, लेकिन अपनी मनी को जो है इन्वेस्ट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट का रुझान ज़्यादा मुल्क में मौजूद नहीं, और साथ में फिर बाहर से भी कैपिटल नहीं आता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से लोग बाहर से भी इन्वेस्ट नहीं करते। फिर लिमिटेड मार्केट है, हमारी मार्केट भी छोटी है, इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, इतने लोग नहीं है। जिस तरह इंडिया की अगर आप देखें तो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनकी अपनी डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज़्यादा, फिर उनके दूसरी कंट्रीज के साथ ताल्लुकात हैं। इस तरह हमारी जो मार्केट्स है वो थोड़ी लिमिटेड हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या है? हम्म, अच्छा, उसके बाद है पीपल्स लाइकिंग टू फॉरेन गुड्स। दूसरा ये है कि जो हमारे लोग हैं उनको फॉरेन की चीज़ें अच्छी लगती हैं, अपने अपनी इंडस्ट्री की चीज़ें नहीं अच्छी लगती, चाहे वो मेड इन जापान हो, चाहे वो मेड इन अमेरिका हो, जर्मनी हो, तो वो चीज़ें हम पसंद करते हैं। अपनी जो मुल्क की डोमेस्टिक हमारी चीज़ें हम उसको पसंद नहीं करते। उसके पीछे भी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये है कि हमें लगता है कि गोरे जो चीज़ भी बनाते हैं वो अच्छी होगी, और दूसरा ये है कि ये बात सच भी है कि हमारी क्वालिटी और उनकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। कम्युनिकेशन ये हो गई कि आपके पास रोड्स है, आपके पास कम्युनिकेशन, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में भी। तो ये अगर सही नहीं होगा तो फिर आपकी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस भी होगी, वो तो लाजमी बात है। अगर आप एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आपका आउटपुट है, गाँव में आप कोई गंदम है या कोई और फसल उगा रहे हैं, और उसके बाद जो है आप उसको शहर तक पहुंचाने के लिए जो आपको कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, अगर वो ही अवेलेबल नहीं है और उस पर आपके पास बैरियर्स हैं, तो ऑब्वियसली आप की इंडस्ट्री जो है ना वो बैकवर्ड ही रहेगी। फिर एनर्जी क्राइसिस है हमारे पर, हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है हमारी इंडस्ट्री को, उतनी एनर्जी हम प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे। इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस भी हमारे ऊपर बहुत सारी हैं, वॉर एंड टेररिज्म और इस तरह की बहुत सारी और वजूहत, चीज़ों की वजूहत हैं। और इसके अलावा क्या है कि कंट्री टू कंट्री जो लिंकेजेस हैं वो इतने अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। अपने हमसायों के साथ, हमने ज़्यादातर उनके साथ हमारी लड़ाई है, और अच्छे ताल्लुकात नहीं है। फिर गैप बिटवीन टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स। अच्छा, दूसरा ये है कि जो हम टारगेट करते हैं वो इतना ज़्यादा जो है ना आइडियल होता है कि उसको हम अचीव ही नहीं कर सकते। तो जो हमारी पॉलिसीज़ है वो बहुत इरेलीवेंट है। फिर इनएफिशिएंसी है, इसका मतलब हम टाइम भी ज़्यादा लगाते हैं, हम चीज़ को भी वेस्ट करते हैं, प्रोडक्शन को भी वेस्ट करते हैं, और हम उतने एक्सपर्ट भी नहीं है, जिसकी वजह से हम इनएफिशिएंसी है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हम उतनी आसानी से टेक्नोलॉजी को या किसी भी चीज़ को या किसी भी चेंज को इतनी आसानी से वेलकम नहीं करते। रिजिडिटी है हमारे लोगों में भी, और चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो लोग हों, ठीक है, तो उनमें रिजिडिटी है, इतनी ईजिली वो उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते। न्यू कंपेटिटर्स हैं, फिर आपको पता है दुनिया भर में लोग जो है इंडस्ट्रीज हैं और वो अच्छी से अच्छी चीज़ बना रही हैं, तो उनके साथ जब कंपटीशन में आती है तो उनकी ना प्राइस को हम बीट कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को बीट कर सकते हैं, तो भी हम पीछे रह जाते हैं। फिर लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वही बात कि जब आपके मुल्क में हालात अच्छी नहीं होंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, बाहर के लोग क्यों आपके पास इन्वेस्ट करेंगे। फिर हाई इंटरेस्ट रेट्स है, फिर हाई इंटरेस्ट रेट का क्या नुकसान है कि लोग सेविंग ज़्यादा करते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इतना, जितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही आप क्या करेंगे कि आप उसको बैंक में रखना चाहेंगे, पैसे को सेव करना चाहेंगे, आप उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लैक ऑफ टेक्निकल और हाई इंटरेस्ट रेट से ये भी होता है कि लोन लेना भी मुश्किल होता है। जब आप लोन लेंगे तो अगर 10 है इंटरेस्ट रेट, तो आपको 10 रुपये उस पर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, अगर 20 है तो आपको उस पर 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, विच इज़ अगेन नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फिर लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज है, फिर आपके पास टेक्निकल नॉलेज उतनी नहीं है, आपके लोग उतने नॉलेजेबल नहीं है या स्किलफुल नहीं है। फिर करप्शन इन रिलेटेड गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सो मेनी गवर्नमेंट एजेंसीज इंटरवेंशन। अच्छा, तो फिर जब आप कोई काम कर भी रहे हैं तो आपकी जो उससे रेलेवेंट जो गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है या गवर्नमेंट का कोई इदारा है, तो उसमें आपको इतनी करप्शन का सामना करना पड़ता है, आपको ऊपर से लेके नीचे तक सब लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, और इस तरह है। और इसी तरह फिर जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इंटरवीन भी करती हैं कि ये करें ये ना करें वगैरह वगैरह। और फिर आपकी इम्पोर्ट ट्रेंड बहुत हाई है, आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है आपकी एक्सपोर्ट से। आप घर
जो पाकिस्तान आप चीज़ें मंगवाते हैं वो बहुत ज़्यादा है जो आप पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं। फिर लेक ऑफ ट्रेन मैन पावर, ट्रेन मैन पावर का मतलब ये ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स आपकी अच्छी नहीं है। लोग तो बहुत हैं, मैन तो बहुत है, लेकिन मैन पावर कम है, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत होने से कुछ नहीं होता अगर वो लोग ट्रेन ना हो तो उसको कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, फिर रिकमेंडेशंस क्या हैं? हियर आर सम सजेशंस: स्टेबलाइज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नंबर 1, गवर्नमेंट मस्ट अनवेल अ सॉलिड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कीपिंग इन व्यू द ग्लोबल रिक्वायरमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखिए, उसके मुताबिक कोई अच्छी पॉलिसी लेकर आए, सामने लेकर आए। और अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री शेयर अपना इंक्रीज कर दे, इंडस्ट्रियल शेयर, तो आप क्या करें? देयर नीड टू बी टू एस्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट इन कंट्री। आपको न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की जरूरत है। अभी देखिए, हमको पता है इंडस्ट्रियल स्टेट कहाँ है, सारी इंडस्ट्री जो आपकी सिंध कराची में पड़ी हुई है। तो आपको नई इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने की जरूरत है। आप हर सूबे में इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाएं, और हर शहर में आप एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएं, या फिर शहर से कहीं दूर ले जाके किसी गांव में, या आपको इस तरह की इंडस्ट्रीज की एक बेस बनानी है जहाँ पे सारी इंडस्ट्री इकट्ठे होकर काम कर सके, ठीक है। टू एनहांस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल स्टेट्स इन द इकोनॉमी, दे शुड बी फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो और अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्रियल स्टेट्स ऑलरेडी मौजूद है तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि उनको फैसिलिटेट किया जा सके, चाहे वो क्रेडिट फैसिलिटी के हवाले से, चाहे वो ट्रेनिंग्स हों, चाहे वो जो नीडेड उनको इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। इंडस्ट्रियल्स कैन बी गिवन लोन ऑन इजी इंस्टॉलमेंट सो दे कुड रन इंडस्ट्री स्मूथली। अच्छा, उनको आसान एक साथ पे या आसान शराइत पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको लोन्स मिलने चाहिए ताकि वो इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से चला सके। न्यू मार्केट्स फॉर द लोकल प्रोडक्ट्स आर एक्सप्लोर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स बी इम्प्रूव्ड इन और टू इंक्रीज द डिमांड अब्रॉड। एक तो आप नई मार्केट्स को देखिए, फॉर एग्जांपल इंडिया में भी हमारी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी मार्केट है उनकी। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पिंक सॉल्ट है, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसको वो डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारी एक नई मार्केट है। उस या उस तरह की और बहुत सारी जगह हो सकती है, ममालिक हो सकते हैं जहाँ पे हमारी चीज़ों की जो हम लोकली प्रोड्यूस होते हैं उनकी मांग हो। तो साथ साथ में ये भी ज़रूरी है कि जो हमारी लोकल प्रोडक्ट है हम उसकी जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करें ताकि वो उसकी जो डिमांड है वो बाहर जो अब्रॉड है वो उसकी डिमांड बढ़ सके, ठीक है। न्यू टेक्निकल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस बी एस्टैब्लिश्ड फॉर गाइडेंस ऑफ द लेबर एंड इक्विप देम विद द मॉडर्न टेक्निक्स बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री। आप ऐसा ट्रेन लेबर पैदा करने के लिए, लेबर का मतलब सिर्फ मजदूर नहीं है, वो तमाम लोग जो इंडस्ट्री में काम करें उनको हम लेबर कहेंगे, ठीक है। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस बनाएं जो कि नए जो दुनिया में जो नई कोई टेक्निक्स हैं या कोई नए तौर तरीके हैं या कोई नई मशीनरी है या कोई नई टेक्नोलॉजी है, तो उसको इस्तेमाल करना उनको आए ताकि वो अपनी इंडस्ट्री में, अपने मुल्क की इंडस्ट्री में उसको इस्तेमाल कर सके। फिर आपके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रीज लाइक रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा शुड इम्प्रूव and made enhanced to for easy access। तो आप साथ ही वो बात होगी कि अगर आप कोई चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी कम्युनिकेशन के लिए उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसमें रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इंटरनेट फैसिलिटी है या और कुछ है, ठीक है, वो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। और क्या है? न्यू एंड इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी इनकरेजिंग। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो नए हैं और इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि उनमें पोटेंशियल है, वो अच्छा काम कर सकते हैं, तो उनको जो है दे मस्ट बी इनकरेज टू लीड द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड मेक इन्वेस्टमेंट्स। और उनको क्या करना चाहिए? उनको इनकरेज करना चाहिए डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू। द क्राइसिस ऑफ एनर्जी मस्ट बी रिजॉल्व। आपको पता है कि एनर्जी क्राइसिस है, उसको रिजॉल्व करने की शदीद जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मस्ट बी इम्प्रूव टू अलाउ द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट देयर मनी एंड टाइम। अब जब तक आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर को सही नहीं करेंगे तो आप इन्वेस्टर्स को कायल नहीं कर सकते कि वो आके अपना टाइम और अपने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करें। मोर अटेंशन शुड बी गिवन टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने की बहुत शिद्दत से जरूरत है। आपको पता है कि इम्पोर्ट बहुत ज्यादा है और आपकी एक्सपोर्ट्स कम है, तो उसको एडजस्ट करने की जरूरत है ताकि आपका डेफिसिट खत्म हो सके। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड टू इनकरेज पीपल टू यूज लोकल प्रोडक्ट। देखिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का क्या मतलब है? ऐसी प्रोडक्ट्स आप बनाएं जो कि आपकी इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करे। अगर आप बाहर से मेकअप मंगवा रहे हैं या कोई माल मवेशियों के लिए कोई खाना मंगवा रहे हैं या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए वैसी ही क्वालिटी की वैसी ही चीज़ यहाँ मुल्क में बनाएं ताकि वो आपकी इम्पोर्टेड चीज़ें खरीदना ख़त्म कर दे, बल्कि अपनी लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाए। और साथ में रियलिस्टिक एंड अप टू डेट स्टेटिस्टिक इज प्रोवाइडेड टू द सेक्टर। देखिए, पॉलिसी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सही, रियल और ताज़े उसी टाइम के अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स हो, नंबर्स हो आपके पास, आपको पता हो कि कौन सी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ठीक है।
कितने लोग कौन सी इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, कितने बच्चे कौन सी इंजीनियरिंग जो है ना सीख रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि फिर आप उसको ध्यान में रख के प्लान कर सकें और आगे के लिए आप उसको एक अच्छी पॉलिसीज या एक अच्छी चीज़ बना सके, पॉलिसी बना सके जिसके ऊपर अमल दरामद करके कोई रियल गोल्स जो आपने सेट किए हैं उसको आप अचीव कर सके। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अच्छा ठीक है, तो ये हमारा इतना ही था। अगले इसके लिए जो इसके अंदर इश्यूज हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इतना फजूल था ना आज।